नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, SOA, फलों एवं सब्जियों से तैयार मूल्यवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा, DPVAPP, BPVI 001 खाद्य के मूलभूत तत्व, ब्लॉक 1 खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिचय, यूनिट 1 खाद्य विज्ञान का परिचय। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप खाद्य और गुण के गठन को जान पाएंगे, खाद्य और पोषक तत्वों के रासायनिक विवरण को स्पष्ट कर सकेंगे, खाद्य के नष्ट होने और इसके प्रमुख कारणों को समझ पाएंगे और खाद्य विज्ञान और खाद्य मूल्यांकन में नवीनतम प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। खाद्य की परिभाषा। खाद्य वह सामग्री है जो अपने प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होती है। इसे मानव द्वारा अपने विकास, पोषण और आनंद के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं में खाद्यान्न, अनाज, गेहूं, चावल, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि, फलियां, दलहन, अरहर, उड़द, मूंग, बीन, बागवानी उत्पाद, फल, सब्जियां, मसाले, गौण मसाले आदि, पशुधन उत्पाद, मांस, अंडे, दुग्ध आदि और मछली, झींगा, केकड़ा आदि जैसे अनेक उत्पाद शामिल हैं। चाय, कॉफी, कोको आदि जैसे पेय पदार्थ भी खाद्य के अंग हैं। खाद्य स्रोतों को प्राकृतिक रूप में उगाया रखा, प्रग्रहण या संवर्धित किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों को कच्चे रूप में उपयोग में लाया जाता है, जबकि अधिकांश उत्पादों को इन्हें स्वीकार्य खाद्य और पाचन योग्य बनाने हेतु इनमें वांछित विशिष्ट गुण उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार के प्रसंस्करण की जरूरत होती है। जैसा कि ज्ञात है, खाद्य जीवन का महत्वपूर्ण सार तत्व है। यह अध्ययन का एक रोचक विषय है और इसके महत्व एवं मूल्य को समझा जा सकता है। प्रारंभिक समय में मनुष्य ने विभिन्न स्वरूपों और स्वाद पर परीक्षण आरंभ किए थे। इससे भोजन बनाने की कला में विकास हुआ। बाद में कुछ लोगों ने इसमें विशेषज्ञ के रूप में विशेष रुचि दिखाई और नाम और ख्याति प्राप्त की। काफी समय बाद अब यह एक विशाल उद्योग बन गया जिसका व्यापारिक मूल्य 2 ट्रिलियन 20 खरब से अधिक अमेरिकी डॉलर है। खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी यह चयन, परिरक्षण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण और सुरक्षित पोषक और पौष्टिक आहार का अनुप्रयोग है। 1.2 खाद्य का गठन, गुणधर्म और इनका महत्व। खाद्य के 2 प्रमुख गुणधर्म क्रमशः पोषक मूल्य और स्वाद मूल्य है। पहले इराकी मात्रा को निर्धारित करना आसान था क्योंकि पोषक तत्वों की संख्या सीमित थी और इनके कम या अधिक प्रभाव स्पष्ट थे। स्वाद को स्पष्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें खाद्य के उन सभी गुणधर्मों पर ध्यान दिया जाता है जिनमें दृष्टिगत आकर्षण, सुगंध, स्वाद और बनावट शामिल हैं और जो हमारी चेतना के साथ जुड़े हैं। इन गुणधर्मों के घटकों को उनकी व्यापक संख्या द्वारा प्रभावित किया जाता है जिनकी विभिन्न घटकों के रूप में पहचान की गई है। पोषण और सुखात्मक मूल्य के अलावा खाद्य गुणधर्म के अनुसार उनके उन गुणों का भी शीघ्र आकलन किया जा सकता है जो इसके रखरखाव को निर्धारित करते हैं। 1 फरवरी 2001 खाद्य के भौतिक गुणधर्म। व्यापक परिवेश में खाद्य के भौतिक गुणधर्मों को इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जो स्वयं को रासायनिक तरीकों की बजाय भौतिक विधियों द्वारा बनावट और मात्रात्मकता के अनुकूल बनाते हैं। का ज्यामितीय गुणधर्म इसमें राजातीय इकाइयों के लिए चयनित आकार, बनावट, आयतन और सतह क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। बनावट के ज्यामितीय लक्षण ढांचागत ज्यामिति तथा बनावट रूपी विजातीय खाद्य पदार्थों को संदर्भित करते हैं। आकार और बनावट।
फल और सब्जियों की बनावट को 13 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे गोल चपटा, आयताकार, अंडाकार, छड़ाकार या दंडाकार आदि। मात्रात्मक आकार विवरण के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि में गोलाई शामिल है, जिसे स्फेरिसिटी दे। यहाँ दे समान आकार की परीक्षणाधीन वस्तुओं का व्यास है और इसके न्यूनतम छोटे परिसीमन की गोलाई का व्यास है। सामान्यतया परीक्षणाधीन वस्तु का लंबा व्यास डॉट सामान्यतया आकार का निर्धारण छलनी के उन छिद्रों से होता है जिनसे उत्पाद गुजर जाता है या नहीं गुजर पाता है। इससे उत्पाद के व्यास या लंबाई का पता लगता है। डॉट आयतन, घनत्व और सतही क्षेत्र वर्तमान समय जिसमें तापमान के उचित नियंत्रण के अलावा भी तरल खाद्य पदार्थों के आयतन और घनत्व के नापतोल की कोई विशेष समस्या नहीं होती है और घनत्व मापने के लिए घनत्वमापी या वाणिज्यिक घनत्वमापी सरलता से उपलब्ध हैं। अनियमित आकार के कृषि उत्पादों का आयतन सामान्यतया पानी के विस्थापन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठोस पदार्थों के घनत्व को विभिन्न घनत्व के तरल में प्लवन, सामान्यतया घुलनशील नमक, के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न कृषि उत्पादों का घनत्व, मटर, लाइमा, रोम, आलू, इनकी बनावट की अप्रत्यक्ष नाप है। प्लवन में घनत्व द्वारा पृथक करने का इस्तेमाल अनेक कृषि उत्पादों में खराब सामग्री या अवांछनीय बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। घनत्व को अनेक वर्गों में बांटा गया है, जैसे वास्तविक घनत्व, तत्व घनत्व, कणिका घनत्व, आभासी घनत्व और विशाल, स्थूल घनत्व। राथी क्षेत्र मूल्य का अर्थ ऊष्मा स्थानांतरण में व्यक्त होता है। बनावट के घटक की माप के आधार पर उत्पाद जैसे फल आदि के सतही क्षेत्र की गणना के लिए अनेक तरीके विकसित किए गए हैं, जैसे अक्षीय क्षेत्र या अनुलंब अनुप्रस्थ काट विधि। डॉट ख प्रकाशिक गुण, गुणवत्ता की दृष्टि से उत्पाद के महत्वपूर्ण प्रकाशिक गुण में रंग और दृष्टिगत सतह ग्लोस शामिल हैं। ये परावर्तित प्रकाश के साथ साथ वर्णकमापी द्वारा प्रकाश आवर्तन तथा संचरण दोनों मोड पर काम करते हैं। संचरित प्रकाश का उपयोग विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे सेब में जल को डॉट रंग। यह एक अतिमहत्वपूर्ण लक्षण है और इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को अलग किया जा सकता है, जैसे तैयार संतरों का सुनहरा पीला रंग, या उपभोक्ता को उत्पाद के संभावित रोगकारक खतरे के, जैसे हरा प्रसंस्कृत मांस, बारे में सतर्क कर सकता है। यह उत्पाद में आवश्यक स्वाद के अनुमान को दर्शाता है, जैसे पेय या डिजर्ट जेल। रंग लक्षण के लिए प्रकाश वर्णकमापी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक विधि 3 सीमांकन परावर्तकता, लाइटनेस, तरंग दैर्ध्य और शुद्धता पर आधारित है। इस हंटर रंग प्रयोगशाला उपकरण में रंग पैमाने LA और B का उपयोग किया जाता है। एल निरूपित करता है तड़ित प्रकाश लाइटनेस को, जबकि ए लालहरी रेखाओं को और B नीली पीली रेखाओं को निरूपित करता है। डॉट चमक उत्पाद की दिखाई देने वाली चमक, चाहे वह चमकदार हो या निष्प्रभ, मानव द्वारा देखकर उत्पाद की गुणवत्ता का पता लगाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वास्तविक पहलू है। कुछ उत्पादों की चमकदार सतह मूल्यवान होती हैं, जैसे रोप खीरा, चेरी। वहीं दूसरी ओर संतरे, हरी फलियों आदि की सतह निष्प्रभ होती है। सतह के भौतिक लक्षणों में चमक भी एक है, जिसमें वर्णक्रम दृष्टिगत होता है और यह एक रातः से दूसरी रातः में भिन्न हो सकता है। डॉट 1 फरवरी 2002 विरूपण गुणधर्म, खाद्य की जटिल प्रकृति, इनकी विविधता और इनके परस्पर विविध संबंध विशिष्ट खाद्य के नियमित संबंध को अलग सूचीबद्ध करने के कारण होती है। डॉट थोड़ा खाद्य पदार्थों के विरूपण गुणधर्म के मूल्यांकन को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। मौलिक परीक्षण मापक गुण जो सामग्री में अंतर्निष्ठ होते हैं, और नमूने के ज्यामितीय भार धारण करने की स्थिति या उपकरणों अर्थात प्रत्यास्थता के मॉडल। पॉइरान अनुपात, विश्रांतिकाल, अपरूपण मॉडल के संबंध में स्वतंत्र होते हैं। आनुभविक या इमिटेटर जांच का उपयोग छिन्न बल और उत्सारण शक्ति जैसे गुणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नमूने का द्रव्यमान उनकी ज्यामिति,
जांच की गति आदि भी आकलित मापदंडों को निर्धारित करते हैं। ठोस खाद्यों पर प्रयोग किए गए मौलिक परीक्षणों को पुनः दो विशिष्ट विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें स्थैतिक भारण काशी स्टैटिक स्थितियों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है और इन्हें गतिकी स्थितियों के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि खाद्य एक क्षण प्रत्यास्थता है जिसके लिए समय परतंत्रता तथा समय स्वतंत्रता के मापक जरूरी है। वे खाद्य जो गुरुत्व बल से अधिक प्रभावित होते हैं और अपने आकार को कायम नहीं रख पाते, उन्हें तरल खाद्य पदार्थ कहा जाता है। कोई खाद्य पदार्थ एक तापमान पर ठोस हो सकता है और दूसरे तापमान पर, जैसे आइस क्रीम, तरल ठोस पदार्थों के निलंबित तत्व या तो तरल माध्यम होते हैं या पायरा खाद्य पदार्थों की संरचना और संयोजन में विभिन्नता के कारण इनमें प्रवाह परस्पर संबंध से दृष्टिगत होता है, जिसमें सरल न्यूटोनियन से समय निर्भरता, गैर न्यूटोनियन और शान प्रत्यास्थता होती है। उदाहरण के लिए कच्चे अंडों में 21 डिग्री से में न्यूटोनियन तरल पाया गया, तथापि प्रशीतित अंडों में अपरूपण मोटा तरल पाया गया। 1 फरवरी 2003 ऊष्मीय गुणधर्म। ऊष्मीय गुण खाद्य पदार्थों के तापन या प्रशीतन के दौरान ताप स्थानांतरण को समझने के लिए जरूरी है। समस्त खाद्य उत्पादों के संयोजन और भौतिक लक्षण वर्णन में विविधता महत्वपूर्ण है। प्रमुख ऊष्मीय गुण हैं विशिष्ट ताप एंथैल्पी, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विसरणशीलता और ताप हस्तांतरण सहकुशलता। इन गुणों को खाद्य पदार्थों के तापन या प्रशीतन के लिए प्रणाली के डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले गुण में से सबसे ज्यादा सामान्य उपयोग में लाया जाता है। अन्य बहुत से ऊष्मीय मूल्य वाले गुण हैं, किंतु वे अधिकांश तापन हस्तांतरण अनुप्रयोग की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, जैसे विगलन बटा प्रशीतन बिंदु, गुप्त तापन, श्वरान का ताप, अधिशोषण का ताप, ऊष्मीय प्रसार का गुणांक, परावैत स्थिरांक, उत्सर्जकता और अवशोषकता, विकिरण द्वारा ताप हस्तांतरण। 1.24 द्रव्यमान हस्तांतरण गुणधर्म। खाद्य प्रसंस्करण के मूल इकाई परिचालन में द्रव्यमान हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविकीय खाद्य प्रक्रियाओं में भी शामिल होता है, जैसे पदार्थों को मीठा या नमकीन बनाने में तथा ऑक्सीजन अवशोषण, विवातान और प्रसंस्करण उपकरणों की सफाई। यह खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण में उन स्थानों पर महत्वपूर्ण है जहां आर्द्रता हस्तांतरण, वाष्पन बटा गैस और स्वाद के घटक खाद्य गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। 1 फरवरी 2005 विद्युतीय गुणधर्म। इन गुणों में खाद्य उत्पाद द्वारा समेकित शक्ति और उत्पाद के अंदर इसकी मात्रा के वितरण को निर्धारित करना आता है। विद्युत गुण उच्च आवर्तता के खाद्य प्रसंस्करण और इनके परावैद्युत गुण के मूल आधार हैं, क्योंकि ये परस्पर संबंधित विद्युत गुणों की संख्या को निर्धारित करते हैं जो शक्ति युग्मन और खाद्य उत्पाद के अंदर इसके वितरण को प्रभावित करते हैं। जैविकीय सामग्री एक प्रबल ऊष्मा रोधक के रूप में काम करती है, जैसे विकिरण हस्तांतरण द्वारा एक संबंध विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत शक्ति को वितरित और भंडारित करने में एक गैर आदर्श आवेश। ये गुण विद्युत धारित्र के रूप में काम करने वाले उपकरण से पैदा होते हैं और विद्युत धारा की कम मात्रा का संबंध सामान्यतया सामग्री की विद्युत क्षमता और प्रतिरोधिता से होता है, जिसे मौलिक परावैद्युत गुण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 1.3 खाद्य रसायन विज्ञान। आर्द्रता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पाद परसायन पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। पोषक तत्वों के 6 वर्ग हैं: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और जल। इन पोषक तत्वों का रसायन विज्ञान हमारे खाद्य पदार्थों के विशिष्ट लक्षणों को प्रभावित करता है। खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 मार्च 2001 आर्द्रता। प्रत्येक खाद्य पदार्थ में आर्द्रता होती है। यह 2 रूपों में पाई जाती है, अर्थात जल मुक्त और जल परिबद्ध। यह खाद्य पदार्थ का प्रमुख घटक है जो खाद्य के प्रसंस्करण,
परिरक्षण और भंडारण पर प्रभाव डालता है। मानव शरीर में 50 से 60% जल होता है। फल और सब्जियों में 90% से 99%, फल के जूस में 80% से 89%, पास्ता, फलियों, गोमांस और डेयरी उत्पादों में 10% से 60% तथा कैंकर एवं अनाज में 1 से 9% जल होता है। 1 मार्च 2002 कार्बोहाइड्रेट। आहार में कार्बोहाइड्रेट पादप खाद्य से आता है। सामान्य कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के विभिन्न रूप, मोनोरिक्राइड तथा डाइरॉक्राइड। जटिल कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और पाचक रेशे शामिल होते हैं। विशिष्ट रूप में इनमें कार्बन और जल का संयुक्त मिश्रण होता है और यह CN2 का संयोजन है। कोई भी अकेला कार्बोहाइड्रेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये सभी मिलकर शरीर में बहुत से जरूरी कार्यों में हिस्सा लेता है। कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। मोनोस्कराइड, इसमें 6 कार्बन हक्सोसेस या 5 कार्बन पेंटोज होते हैं। ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फक्टोज तथा ग्लैक्टोज 3 सामान्य हेक्सोरोरा हैं। राइबोरा तथा डीऑक्सीरिबोज 2 सामान्य पेंटोज हैं। डाइसैक्राइंगा 2 मोनोरिक्राइड को एक डाइरोक्राइड बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। सुक्रोज, चीनी, एक अधिक सामान्य डाइरिक्राइड है और यह ग्लूकोज और फक्टोज प्रत्येक के एक अणु से बनता है। लैक्टोज दुग्ध में एक प्रमुख शर्करा है और यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के एक अणु से बनता है। माल्टोज एक डाइरिक्राइड है जो ग्लूकोज के 2 अणुओं से बनता है। पॉलिस्कराइड 2 से ज्यादा शर्कराओं के संयोजन को ओलिगोरिक्राइड कहा जाता है और यदि ये ज्यादा बड़े या विशाल न हो तो इन्हें पॉलीरिक्राइड कहते हैं। रेफिनोज और सईयोज 2 ओलिगोरिक्राइड हैं। पोषक रूप में पॉलीरिक्राइड पाचन रेशा तत्व और मोटा होने के कार्यों, जेल रूप बनाने, पानी को रोककर रखने तथा प्रोटीन को चिपकाए रखने के काम आता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद आदि प्रमुख पॉलीरिक्राइड हैं। 1 मार्च 2003 प्रोटीन, एमिनो अम्ल मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण आधार हैं। पाचक प्रोटीन की आपूर्ति पादप और पशु स्रोतों से की जाती है। एमिनो अम्ल के बहुलक प्रोटीन हैं। आकार और इस तरह प्रोटीन के कार्यों को इसके एमिनो अम्ल के अनुक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके उपयोग किए जाने से पहले प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में खंडित हाइड्रोलाइज किया जाता है। एक बार अवशोषित होने पर एमिनो अम्ल को प्रोटीन बनाने, वसा के रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करने या भंडारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 20% हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है। एमिनो अम्ल में एक एमिनो ग्रुप NII तथा एक अम्ल ग्रुप CU होते हैं। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल को पेप्टाइड बांड बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मूल स्थान में एक प्रोटीन अणु के संरूपण को प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना और एक तृतीयक संरचना द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्राथमिक संरचना पेप्टाइड बॉन्ड्स की विधि द्वारा एक उचित अनुक्रम में एमिनो अम्ल के संयोजन का प्राथमिक ढांचा होती है। इस संरचनात्मक स्तर में कोई अन्य शक्ति या बॉन्ड निहित नहीं होता है। द्वितीयक संरचना वह है जो परतदार या कुंडली के आकार की होती है। एल्का हेलिक्स को हाइड्रोजन बोर्डिंग द्वारा कार्बोक्सिल तथा पेप्टाइड बांड के मध्य समूहों के बीच स्थिर किया जाता है, जो कि सामान्यतया एमिनो अम्ल की श्रृंखला के साथ नियमित अनुक्रम में दिखाई देते हैं। तृतीयक संरचना कुंडलित श्रृंखला या श्रृंखलाओं की कड़ी होती है। इसमें प्रोटीन अणु के संरचनात्मक संगठन में समतुल्य हाइड्रोजन और वेंडर वाल्स शक्तियां शामिल होती हैं। 1.34 लिपिड में पादप और पशुओं से प्राप्त तेल और वसा शामिल हैं। खाद्य में लिपिड वे तत्व हैं जो कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। इस श्रेणी में वसा अम्ल, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड पिगमेंट, विटामिन तथा कोलेस्ट्रोल शामिल हैं। प्राकृतिक रूप से उत्पादित अम्ल के अंतर्गत विषम संख्या में कार्बन होता है।
दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न उत्पाद खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त हो सकता है। एक दोहरे बांड वाले वसा अम्ल को एकल असंतृप्त कहा जाता है और दो या अधिक दोहरे बांड वाले वसा अम्ल को बहुसंतृप्त कहा जाता है। असंतृप्त वसा अम्ल दो रूपों में मौजूद होते हैं, शिस और ट्रांड्रा, जो दोहरे बांड के आसपास के वसा अम्ल अणु में दोहरे बांड वाली ऑक्सीजन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ट्राइग्लिसराइड खाद्य वसा अम्ल के 3 अणुओं से बनती है जो ग्लिसरॉल के अणु से संबंधित होती है और इसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। खाद्य में वसा व्यापक मात्रा में शामिल ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है। ट्राइग्लिसराइड को लिपासिस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है जो साबुनी स्वाद वाले उत्पाद को पैदा करता है। ट्राइग्लिसराइड का जो अणु वसा अम्ल को हटाता है उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं और वसा अम्ल दो अणुओं को हटाने वाले को मोनोग्लिसरॉइड कहा जाता है। फास्फोलिपिड कुछ वसा अम्ल ग्लिसरॉल अणु से जुड़े होते हैं जिनमें फास्फोरस का अणु शामिल होता है। इन विशिष्ट लिपिड को फोस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। उदाहरणार्थ लेसिथिन। शरीर में इरा की मुख्य भूमिका होती है किंतु ये आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं क्योंकि शरीर इन्हें पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित कर लेता है। कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल को शरीर द्वारा संयुक्त रूप में उत्पादित किया जाता है तथा हृदय रोग से इसके संबंधित होने के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कुछ लोगों के शरीर में यह एक आनुवंशिक समस्या है जो कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को विनियमित करती है। ये लोग काफी अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न पैदा करते हैं। इन व्यक्तियों में व्यापक स्तर पर सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है। यह चिंताजनक विषय है क्योंकि उच्च सीरम कोलेस्ट्रॉल में हृदय धमनी रोग का जोखिम होता है। 1 मार्च 2005 विटामिन हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं जो हमारे लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में, और हमारे शरीर में रासायनिक अनुक्रिया को विनियमित करते हैं। विटामिन को वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिनों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ए, डी, ई तथा के शामिल है। जल में घुलनशील विटामिनों में विटामिन बी और सी शामिल है। विटामिन बी में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी पेंटोथेनिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, बायोरीन और कोबालामीन, विटामिन बी2 शामिल होते हैं। 1 मार्च 2006 खनिजों की शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है। इनके विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। कुछ खनिज शरीर की रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं और अन्य शरीर की संरचना में मदद करते हैं। खनिज तत्व ऊर्जा हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है और विटामिन, हार्मोनों और एमिनो अम्ल के एक प्रमुख घटक हैं। शरीर में इनकी उपलब्धता की मात्रा आहार में खनिज पर निर्भर करती है, जिन्हें व्यापक खनिज तत्व या सूक्ष्म खनिज तत्वों, कभी इन्हें ट्रेस खनिज तत्व भी कहते हैं, में विभक्त किया गया जो निम्नलिखित हैं। वृहद खनिज तत्व क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम। पोषण में शामिल महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, कॉपर, टिन, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, आयोडीन, निकल, सेलेनियम, जिंक। 1 मार्च 2007 पादप रसायन विविध प्रकार के शरीरक्रिया विज्ञानी और औधश विज्ञानी प्रभाव हैं। इनके सक्रिय अपकर्षों को पौधों के पत्तों, तने, जड़, फूल और फलों से निकाला जाता है और इन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 1. अज्ञात चिकित्सीय उपयोग वाले आविशालु पदार्थ जैसे एल्कलॉइड, निकोटीन और हाइड्रोजाइन संजात। पाइरोलिजीडाइन। 2 आविषाणु, किंतु जब इसका नियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जाए तो ये रोग के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे मार्फीन, डिजिटेलिस तथा विका एल्क्लोइड्रा। 3 रासायनिक बचावकर्ता जो रोग के विरुद्ध उपयोगी हैं,
जैसे धमनी रोगों, कैंसर और डायवर्टिकुलर रोगों में इस्तेमाल होने वाले रसायन। अधिक सक्रिय रासायनिक बचावकर्ता पादप रसायन उच्च अणुभार वाले रेशे हैं। सेल्यूलोड्स, पैक्टिन, लिग्निन और कम अणुभार वाले संयोजन हैं। कैरोटिनॉइड्स, फ्लेवनॉइड्स, इंडोल कार्बोनोल्स, इसियोथियोरियानेट्स, मोनो और ट्राइटेरपेनॉइड्स तथा थियोएलाइल संजात। 1.4 पोषक गुण और पाचन। 1 अप्रैल 2001 अनिवार्य पोषक तत्वों का न्यूनतम उपयोग शरीर और स्वास्थ्य संबंधी सामान्य कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। मनुष्य के लिए प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज तत्व है। ये ऊर्जा के स्रोत है। मानव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है। जल एक अनिवार्य पोषक तत्व है। एक वयस्क शरीर में लगभग 65% पानी होता है। अन्य पोषक तत्वों के मुकाबले पानी की कमी से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं जल से होती हैं। पानी में रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान प्रतिक्रिया होती है। यह शरीर के तापमान को विनियमित करता है, पोषक तत्वों और व्यर्थ पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और पोषक तत्वों को घोलता है। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 5 लीटर पानी पीता है। कार्बोहाइड्रेट आहार संबंधी कार्बोहाइड्रेटों में शर्करा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और रेशा शामिल है। पाचन के दौरान रेशे के अलावा समस्त कार्बोहाइड्रेट शर्करा में विखंडित हो जाता है। अन्य पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में शर्करा और स्टार्च प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते हैं। इन खाद्यों के उदाहरण हैं दुग्ध, फल, कुछ सब्जियां, ब्रेड, अनाज और खाद्यान्न आदि। रेशा, फाइबर। रेशा सिर्फ पादप खाद्यों में पाया जाता है, जैसे संपूर्ण चोकर युक्त आटे की ब्रेड और अनाज, बीन्स और मटर। फल और सब्जियां आदि रेशेयुक्त खाद्य पदार्थों का रोवन आंतों के उचित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। उच्च रेट्रो वाले आहार से जुड़े हुए कुछ स्वास्थ्य संबंधी लाभ इन खाद्यों में मौजूद अन्य घटकों से मिलते हैं, न कि सिर्फ रेशों से। इसलिए संपूरक रेशा सेवन करने की बजाय खाद्य पदार्थों से रेशे प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का उपयोग प्यूरिन्स, पाइरिमिडिन्स, नाभिक अम्ल, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, हीमोग्लोबिन तथा साइटोकोक्स के लिए किया जाता है। आयु और लिंग के आधार पर मानव को आहार में प्रोटीन की अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। मानव को एमिनो अम्ल की जरूरत होती है, जिसे शरीर संश्लेषित नहीं करता है। इसे अनिवार्य एमिनो अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: फेनिलैलेनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, बेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, स्त्रियोनिन, लाइसीन, आर्जिनिन। लिपिंग खाद्य में लिपिड्स अनिवार्य वसा अम्ल का एक स्रोत है जो ऊर्जा देते हैं। स्वाद और वसा घुलनशील विटामिन के लिए संवाहक के रूप में काम करते हैं, बनावट और स्वाद में योगदान देते हैं। ये स्वाद के पूर्व प्रसंकेतक हैं और ताप हस्तांतरण माध्यम प्रदान करते हैं। शरीर अपनी आवश्यकता के अनुरूप वसा अम्ल संश्लेषित करने में सक्षम है। यह दोहरे बॉन्डयुक्त कुछ वसा अम्लों का निर्माण नहीं कर पाता है। मानव लिनोलिक अम्ल से 2 दोहरे बांड के साथ 18 कार्बन वसा अम्ल अन्य जरूरी वसा अम्ल संश्लेषित कर सकता है। इस प्रकार लिनोलिक अम्ल एक अनिवार्य पोषक तत्व है। विटामिन तालिका 1 में वसा और पानी के घुलनशील विटामिन और इनके कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। तालिका 1.1 कुछ विटामिनों के कार्य। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए हड्डियों तथा एपिथेलियल कोशिकाओं की वृद्धि व दृष्टि का विकास। विटामिन डी आहार संबंधी कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण। विटामिन ई ऊतकों में प्रतिक्षीकर्क। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक। जल में घुलनशील विटामिन। थियामीन ऊर्जा उपापचयन में सह एंजाइम के रूप में। राइबोफ्लेविन
अनेक एंजाइम प्रणालियों में सह एंजाइम के रूप में नियासिन, कोशिका श्वरान के लिए राह एंजाइम, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा का विमोचन। विटामिन सी, एमिनो अम्ल, वसा, लिपिड, फॉलिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचयन। विटामिन बी, लाल रक्त कोशिका को बनाए रखने और तंत्रिका ऊतक के राह एंजाइम के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचयन। खनिज तत्व तालिका 2 में वृहद खनिज तत्वों और सूक्ष्म खनिज तत्वों और इनके कार्यों की सूचीबद्ध किया गया। तालिका 12 कुछ खनिज तत्वों के कार्य। कैल्शियम, हड्डी का खनिज, रक्त के थक्के जमाना, तंत्रिका, मांसपेशी तथा ग्रंथि के कार्य। फास्फोरस, हड्डी का खनिज, उपापचय में शामिल अनेक प्रोटीनों का हिस्सा। लौह तत्व, हीमोग्लोबिन तथा कुछ एंजाइमों का हिस्सा। ऑक्सीजन परिवहन। कॉपर, लौह अवशोषण, हीमोग्लोबिन संश्लेषण, चर्म पिगमेंट, कोलेजन उपापचयन। मैग्नीशियम, हड्डी खनिज, एंजाइम सक्रियकर्ता, ऊर्जा उपापचयन। जिंक, अनेक एंजाइमों का सक्रियकर्ता। आयोडीन, थायरॉइड कार्य। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ऊतक तरल दबाव तथा एसिड आधारित संतुलन। पोषक तत्वों और पानी को कोशिका में प्रवेश कराने का माध्यम। तंत्रिका और मांसपेशी संबंधी कार्य। मैग्नीज, हड्डी और कालेज घटकों का संश्लेषण। कोलेस्ट्रॉल उपापचयन। रोलिनियम, ऊतक से पेरोक्साइड को हटाना। एंजाइम सक्रियकर्ता। 14.2 पाचन प्रक्रिया। खाद्य का संसाधन 4 चरणों में होता है। क आहार ग्रहण, खाने का काम। खाद्य संसाधन के 4 प्रमुख चरणों में से यह प्रथम चरण है। पाचना, पाचन आहार को छोटे अणुओं में विखंडित करता है ताकि वे अवशोषित हो सकें। यह बहुभागी पोलिमरी को एकमानी मोनोमर्स में खंडित करता है जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और जीवों द्वारा जरूरी नए पॉलीमर्स के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ग अवशोषण, पाचन मार्ग वाली कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लाया जाता है जहां इन्हें कोशिका में समाहित कर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ भोजन का या तो तत्काल उपयोग किया जाता है या तब तक भंडारित किया जाता है जब तक जरूरत नहीं होती। घ उत्सर्जन, खाद्य संसाधन का अंतिम चरण उत्सर्जन है जिसमें बिना पचे हुए अपशिष्ट को पाचन तंत्र के अंतिम भाग से बाहर विसर्जित किया जाता है। 1 अप्रैल 2003 मानव पाचन प्रणाली के अंग निम्नलिखित संरचनाओं को पाचन प्रणाली का हिस्सा माना गया है। मुंह, पित्ताशय, जीभ, अग्न्याशय, फेरिक्स, खरानी, छोटी आंत, लार ग्रंथियां, बड़ी आंत, भोजन नलिका, मलाक्षय, आमाशय, गुदा, यकृत। 144 पोषक तत्वों की स्थिरता आनुवंशिकी से प्रारंभ होता है। पादप या पशु के लिए उपयोगी संसाधन के समस्त चरण। खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य पादप या पशुओं की उर्वरीकरण, मौसम, परिपक्वन तथा फसलों की कटाई खाद्य के संयोजन को प्रभावित करता है। तत्पश्चात पदार्थों के पोषण स्तर को नियमित रूप से प्रभावित करते हैं। अंत में घर में या रेस्टोरेंट में पकाने पर खाद्य पदार्थों की अंतिम पोषण मात्रा पाचन क्रिया से पहले कम हो जाती है। विटामिन ए, अग्ल, वायु, प्रकाश और ताप। विटामिन सी, डी तथा थियामिन क्षारीयता, वायु, प्रकाश तथा ताप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इनकी संवेदनशीलता के कारण पकाने में जरूरी पोषक तत्वों की हानि 75% से ज्यादा हो जाती है। खाद्य विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है कि फसल कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण और पकाने के सभी चरणों में खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व सुरक्षित रहने चाहिए। अत्यधिक आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रियाओं में पोषक तत्वों की हानि काफी कम होती है, किंतु जब पोषक तत्वों का नुकसान अवांछनीय रूप से ज्यादा हो जाता है तो कानून खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों से समृद्ध करने की अनुमति प्रदान करता है। 1.5 खाद्य विकृति और इसका प्रभाव। समस्त खाद्य पदार्थों के उपयोग का एक सीमित समय होता है जो उनके स्वरूप, भंडारण स्थितियों तथा अन्य घटकों पर निर्भर करता है। जीर्णन काल या शेल्फ लाइफ
भंडारण क्षमता। खाद्य उत्पाद के लिए वह जरूरी समय है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता एक अस्वीकार्य स्तर पर पहुंचती है। यह खाद्य की प्रकृति, प्रसंस्करण विधि, पैकेजिंग और भंडारण स्थिति पर निर्भर करता है। खाद्य की विकृति में उसकी गंध व स्वाद संबंधी गुणवत्ता, पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा, सौंदर्य, सुरुचिपूर्ण आकर्षण, रंग, बनावट और स्वाद में बदलाव आना शामिल होता है। कुछ हद तक सभी कारक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 1 मई 2001 खाद्य विकृति के प्रकार। खाद्य विकृति की 3 सामान्य श्रेणियां हैं: भौतिक, रासायनिक तथा जैविक। खाद्य विकृति के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रकाश, शीत, ताप, ऑक्सीजन, आर्द्रता, शुष्कन, अन्य प्रकार का विकिरण, एंजाइम, सूक्ष्मजीव, समय, औद्योगिक संदूषण तथा बड़े जीव, कीट, मूषक आदि शामिल है। 1 मई 2002 खाद्य विकृति के कारण। खाद्य विकृति के विशिष्ट कारणों में कई घटक शामिल हैं, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है। जीवाणु, खमीर या वीस्ट, फफूंद। सूक्ष्मजीवों की हजारों प्रजातियां मौजूद होती हैं, जिनमें से खाद्य पदार्थों के लिए लगभग 100 ही उपयोगी होती हैं। ये सभी विकृतिकारक नहीं हैं क्योंकि इनमें से कुछ खाद्य परिरक्षण में वांछनीय है। जीवाणु एकल कोशिका वाला जीव है जो 3 आकारों में उभरता है: गोल, कोक्की, छड़ाकार, बैसिली तथा सर्पिल, स्पाइरिल्ला तथा विब्रियोस। कुछ सूक्ष्मजीव बीजाणु पैदा करते हैं और ये बीजाणु ताप, रसायनों और अन्य प्रतिकूल स्थितियों के प्रतिरोधी होते हैं। खमीर या यीस्ट सूक्ष्मजीवों कुछ बीजाणु पैदा करते हैं और बीजाणु पैदा करते हैं में सबसे विशाल है, किंतु ये अभी भी एकल कोशिका है। और फफूंद जीवाणु से बड़े होते हैं, ये प्रायः तंतुयुक्त होते हैं। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीव समस्त खाद्य घटकों जैसे शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज, वसा तथा प्रोटीन पर हमला करते हैं। खाद्य पदार्थों की प्रकृति के अनुसार सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो या तो उन्हें खट्टा बना देता है या अल्कोहल उत्पन्न कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव गैस पैदा करते हैं, जो उत्पाद को झागदार बनाते हैं, जबकि अन्य अवांछनीय रंजक या पिगमेंट या विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं। सूक्ष्मजैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय स्थितियों में तापमान और ऑक्सीजन शामिल हैं। सूक्ष्मजैविक ठंडे तापमान को वरीयता देने वाले सूक्ष्मजीव साइकोफिलिक होते हैं। मेसोसिलिक सूक्ष्मजीव सामान्य तापमान को प्राथमिकता देते हैं। थर्मोफिलिक सूक्ष्मजीव उष्ण तापमान को वरीयता देते हैं। जिन जीवाणुओं या फफूंदों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जरूरत होती है वे वायवीय होते हैं, और जिन यीस्ट और जीवाणुओं को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उन्हें अवायवीय कहा जाता है। विकल्पी सूक्ष्मजीव वायवीय, एरोबिक और अवायवीय, एनरोबिक दोनों हैं, और ओब्लिगेटिव सूक्ष्मजीव इनमें से कोई एक होते हैं। कीटों से तो छोटी मोटी क्षति होती है, लेकिन इनसे जो सद बनते हैं उनसे सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। कीट क्षति और संक्रमण इतना अधिक हो सकता है कि खाद्य पदार्थ खाने योग्य ही न रहे। खाद्य एंजाइम जीवित ऊतकों के सभी खाँचों में एंजाइम होते हैं। फसल कटाई या पशु वध के समय पाचन और श्वसन को नियंत्रित करने वाले एंजाइम अनियंत्रित हो जाते हैं और इस कारण ऊतक को क्षति पहुंचती है। फसल कटाई के बाद भी कुछ एंजाइम प्रतिक्रियाएं वांछनीय हैं। उदाहरण के लिए टमाटर का परिपक्वन तथा गोमांस का काल प्रभावन या मृदुकरण। ताप, रासायनिक तत्व और विकिरण एंजाइम क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ताप और शीतः उच्च तापमान जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देता है। वास्तव में तापमान में प्रति 10 डिग्री की वृद्धि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। दूसरी ओर उपहेमन, सब फ्रीजिंग तापमान ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। ठंडे तापमान के कारण खाद्य पदार्थों का बंदरंग होना तथा रंग का खराब होना, बनावट में बदलाव, मिश्रण का खंडन और प्रोटीन की विकृति जैसी प्रक्रियाएं होती है।
अति प्रशीतन से फलों के ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है। ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया विटामिनों, विशेष रूप से ए तथा सी, को क्षति पहुंचा सकती है, खाद्य रंग को बदल सकती है, बेस्वाद का कारण हो सकती है और फफूंदों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। 1 मई 2003 खाद्यजनित रोग। खाद्य संक्रमण तब होता है जब खाद्य में सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं और जब मानव इसे खाता है तो मानव में भी इन सूक्ष्मजीवों से संक्रमण हो जाता है। साल्मोनेल्ला प्रजाति, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन, इशेरिंचिया कोलाई और अन्य बहुत से कारणों से संक्रमण होता है। खाद्य विषाक्तता उस समय पैदा होती है जब रासायनिक विषाक्ततायुक्त वाले खाद्य को खाया जाता है जो मनुष्य के लिए विष बन जाता है। स्टैफिलोकोक्करा ऑररा और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम दोनों विषाक्त तत्व पैदा करते हैं। रोगों से संबद्ध सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों से संबंधित रोगकारक जीव मानव स्वास्थ्य और आर्थिक परिदृश्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। खाद्य पदार्थों से संबंधित सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले रोगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संक्रमण, आविषालुता और आविष संक्रमण। खाद्य जनित आविषालुता विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण के फलस्वरूप आविषालुता उत्पन्न होती है जो कि खाद्य उत्पाद में जीवित सूक्ष्मजीवों द्वारा पैदा होती है। इन जीवों द्वारा उत्पन्न विषाक्त तत्वों की आयु सामान्यतया लंबी होती है और यदि कभी सूक्ष्मजीव मर भी जाते हैं तब भी विषाक्त तत्व बने रहते हैं। आविषालुता संक्रमण से अलग होती है। इसके लक्षण कुछ दिनों के बजाय प्रायः अंतर्ग्रहण के कुछ ही घंटों में पैदा होने लगते हैं। सामान्यतया यह खाद्य जनित संक्रमण से जुड़ा होता है। विषाक्तता के कारण स्टैफाइलोकोकस ऑरियस पैदा होते हैं जो स्टैफाइलोकोकस खाद्य विष के लिए जिम्मेवार है। यह मनुष्य की नाक, चमड़ी और गले में पाया जाता है। इस विषाक्त तत्व की संक्रमणशील मात्रा 100 से 200 नैनोग्राम के बीच होती है। कवक विषालुता यह वह आविषालुता है जो कवक या फारून द्वारा पैदा होती है। ये कवक खाद्य पदार्थों पर उगने में सक्षम होती है। एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की विभिन्न प्रजातियां माइकोटिक्सिन पैदा कर सकती हैं। कवकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति खाद्य के प्रकार और स्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन माइकोटोक्सिन बने रहते हैं। माइकोटोक्सिन से जुड़े खाँचों में शामिल खाद्यान्न है मक्का, गेहूं, फलियां, चावल और मूंगफली। यदि आर्द्रता हो तो फफूंद उग सकते हैं और माइकोटोक्सिन बना सकते हैं। ये विषाक्त तत्व बाद में खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं और उन्हें विषालु बनाते हैं। 1.6 खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण की नवीनतम अवधारणा। नए खाद्य उत्पादों और सुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए नवीन खाद्य प्रसंस्करण विधियों और प्रणालियों की जरूरत होती है। नवीन अवधारणा के अंतर्गत कंपनियां खाद्य उत्पादन के विभिन्न चरणों पर अपना नियंत्रण रखती हैं, जिससे खाद्य उद्योग तेजी से सशक्त हो रहा है। इस सब का संबंध उत्पादों के अधिग्रहण तथा इनके विपणन की विधियों से होता है। खाद्य उद्योग कंपनियों ने समन्वयन के 3 मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया है। मुक्त उत्पादना कंपनी उत्पादक से बाजार मूल्य पर जिन्स खरीदती है। यह मूल्य खरीद के समय निर्धारित किया जाता है। ठेके पर उत्पादन कंपनी उत्पादक से किसी जिन्स की खरीद के पहले ही एक निश्चित फॉर्मूले पर मूल्य निर्धारित कर लेती है। इस वर्ग में ठेके की कृषि आती है। एकीकरण एक अकेली कंपनी खाद्य उत्पादन के 2 या अधिक चरणों में संपूर्ण जिन्स के प्रवाह पर नियंत्रण करती है। खाद्य उद्योग पारंपरिक रूप में एक मुक्त उत्पादन प्रणाली के अनुरूप परिचालित होते हैं। तथापि उपभोक्ताओं की बदलती हुई पसंद के साथ नई प्रौद्योगिकियों के विकास ने कृषि उत्पाद विभेदीकरण को सरल बनाया है, जिससे मुक्त उत्पादन और प्रत्यक्ष एकीकरण प्रणालियां कमजोर हुई हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन और लोगों के समय के बढ़ते हुए मूल्य से खाद्य उत्पादों के चयन में सुरक्षा, पोषक गुणों और सुविधा जैसे पहलुओं को वरीयता दी जाने लगी है। उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर खाद्य पदार्थों में
विशिष्ट गुणों को समाहित करना होगा और उसी के आधार पर कच्चा माल प्राप्त करना होगा, जैसे विशिष्ट वजन और आकार का छाई चिकन या विशिष्ट प्रोटीनयुक्त मक्का के दाने। कच्चे माल को सावधानीपूर्वक आवश्यकता के अनुरूप ढालने और उचित प्रसंस्करण करने जैसी क्रियाविधियों को खाद्य उद्योग में अपनाया जाने लगा है। 1.7 नए उत्पाद और उपकरण। खाद्य की खपत तथा इसके स्वरूप में नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव प्रतिस्पर्धा व विपणन मार्केटिंग पर पड़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा नए प्रविष्ट हो रहे हैं। अनुसंधान का प्रथम लक्ष्य शुष्कन और भंडारण प्रौद्योगिकियों में सुधार के माध्यम से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना था। बाद में अनुसंधान द्वारा खाद्य और चारे के लिए प्रसंस्करण तकनीकों में प्रगति पर ध्यान दिया गया। नवीनतम अनुसंधानों में सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने पर काम किया जा रहा है। नए औद्योगिक अनुप्रयोगों में ताप प्रसंस्करण के नए रूप, न्यूनतम ऊर्जा उत्पादन, पाश्चुरीकरण, अर्ध तैयार माल की उत्पादन तकनीकें, छनन, अपकर्षण, अपकेंद्रण, प्रशीतन और हिमीकरण शामिल हैं। अब कंप्यूटर का उपयोग संवेदनशील निगरानी प्रणाली के विकास के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर सेंसर विकसित किए गए हैं जो पादप के प्रमुख संकेतों को नियमित रूप से मापते हैं, जैसे ऊतकों का तापमान तथा उनमें फुलाव, सिंचाई और वायुमंडलीय गैसों की सांद्रता। पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों में भी सुधार किया गया है, जैसे दूध की निर्वात पैकिंग। बेहतर खाद्यान्न तकनीकों और फसल कटाई के बाद के प्रबंध ने आई उष्णकटिबंधीय मौसम वाले विकासशील देशों को विश्व के खाद्यान्न बाजार में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले देशों से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया है, क्योंकि अब आई उष्णकटिबंधीय देश भी कीट मुक्त अनाज का निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास से बीज उत्पादन, उत्पाद का ऊर्ध्व एकीकरण और प्रसंस्करण को बहुत बल मिला है और विशिष्ट प्रकार के उत्पादों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए पृथक हस्तांतरण प्रणाली की आवश्यकता भी अनुभव की गई है। इकाई परिचालन में नई प्रक्रियाओं का नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है। नई प्रक्रियाएं जो अब सामने आई हैं वे हैं ओमीय तापन, किरणन, अतिक्रांतिक द्रव अपकर्षण और उच्च जल स्थिर दाब प्रौद्योगिकियां हैं। हिमन फ्रीजिंग प्रौद्योगिकी की सफलता ने खाद्य प्रसंस्करण के नए क्षेत्रों को खोला है। संपूर्ण आहार को तैयार करके अप्रशीतित रूप में तब तक रखा जाता है जब तक उपभोक्ता इसे पिघलाकर हिम द्रवण गर्म नहीं करता है। इस प्रकार के बहुत से व्यंजनों को थाली में परोरा कर बेचा जा रहा है। अन्य प्रशीतित खाद्य जो अब हमारे सामने आ रहे हैं उनमें पॉट पाई, फिश स्टिक, डेजर्ट और आलू शामिल है। इसके अलावा खाद्य संयोजन मानकों और लेबलिंग से भी नए उत्पादों और यांत्रिकियों का विकास हुआ है। 1.8 खाद्य मूल्यांकन, किरम, मौराम, भौगोलिक भिन्नताएं, कटाई, हस्तांतरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, प्रदर्शन, घर में तैयार करना, पकाना और सर्विंग खाद्य के पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं। खाद्य के संयोजन को अनेक वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण मानकीकृत विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पोषक प्रयोजन से खाद्य के अनुमानित मूल्य की पहली प्रणाली 100 वर्ष से भी पहले जर्मनी में विंडो एक्सपेरिमेंट स्टेशन में विकसित की गई थी। इस प्रणाली में किसी खाद्य को पोषण खंडों में विभक्त किया जाता है। इस प्रणाली को घटक वर्ग विश्लेषण के रूप में जाना गया है। खाद्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज तथा रेशे के मूल्यांकन के लिए बहुत सी विधियां विकसित की गई हैं। गुणवत्ता विश्लेषण के लिए सरकारी संगठनों द्वारा कुछ विधियों के मानक विकसित किए गए हैं। खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिए बहुत से उपकरण और प्रक्रियाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों का विश्लेषण उन्हें विखंडित करके या बिना विखंडित किए किया जाता है।
खाद्य के संयोजन के निर्धारण की नई विधियों ने विश्लेषण की पुरानी विधियों का स्थान ले लिया है। इनसे खाद्य पदार्थों में विशिष्ट पोषक तत्वों की ठीक मात्रा निर्धारित करने में मदद मिलती है। इनमें स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, तरल क्रोमैटोग्राफी तथा गैरा क्रोमैटोग्राफी शामिल हैं, जो वसा अम्लों, कोलेस्ट्रोल, एमिनो अम्ल, विशिष्ट खनिजों और विटामिनों की सुनिश्चित मात्रा का ठीक पता लगाने में मदद मिलती है। खाद्य संयोजन तालिका का उपयोग खाद्य पदार्थों के पोषक मानों के मूल्यांकन के लिए। खाद्य वितरण कार्यक्रम विकसित करने के लिए, खाद्य उपयोग सर्वेक्षण की योजना बनाने और उसके मूल्यांकन के लिए, पोषण सलाह प्रदान करने के लिए और एकल आहार के पोषक तत्वों का आकलन करने के लिए किया जाता है। खाद्य मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापदंड हैं। खाद्य और माप का विवरण। आर्द्रता, खाद्य ऊर्जा, जूल में, प्रोटीन, वसा, विभिन्न वसा अम्लों, संतृप्त, एकल असंतृप्त बहुसंतृप्त वसा अम्ल तथा कोलेस्ट्रोल और कार्बोहाइड्रेट, ग्राम में, विटामिन और खनिज, मिलीग्राम और आईयू में, 1.9 सारांश, मानव जीवन के लिए ऊर्जा हेतु खाद्य अति अनिवार्य होता है। पोषणता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार उपयोग से लोगों को पोषक तत्व मिलते हैं। ये इनकी वृद्धि और इन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, खनिज तथा जल। इन पोषक तत्वों का रसायन विज्ञान खाद्य के लक्षण वर्णन को प्रभावित करता है। खाद्य विकृति में गंध व स्वाद संबंधी गुणवत्ता, पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा, सौंदर्य, सुरुचिपूर्ण आकर्षण, रंग, बनावट तथा स्वाद शामिल हैं। एक सीमा के पश्चात समस्त खाद्य पदार्थ कटाई बटा तुड़ाई बटा वध के बाद खराब हो जाते हैं। उत्पाद की विकृति भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकती है। कुछ विकृतियां विषाक्तता से पैदा होती है जो ताप से नष्ट नहीं होती है। कुछ विषाक्त तत्व सूक्ष्म जीवों से पैदा होते हैं जिनके कारण मनुष्यों में संक्रमण होता है। लोगों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की प्रकृति को अनेक कारकें प्रभावित करते हैं, जैसे जनसांख्यिकी में परिवर्तन, संघटकों की आपूर्ति, उपलब्धता और ऊर्जा की लागत, राजनीति, पोषणता में वैज्ञानिक उन्नति, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। खाद्य विज्ञान में नवीन प्रसंस्करण विधियां और अवधारणाएं आई हैं। पाचन प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन शामिल हैं। आहार में पोषक तत्व यांत्रिकियों, रासायनों और एंजाइम युक्त रसों द्वारा छोटे घटकों में तेजी से विखंडित होते हैं। पाचन के फलस्वरूप छोटे अणुओं का ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों के साथ शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अवशोषण होता है। खाद्य संयोजन तालिका का उपयोग खाद्य आपूर्ति की पोषण मात्रा के मूल्यांकन के लिए। खाद्य वितरण कार्यक्रम विकसित करने के लिए, खाद्य उपयोग सर्वेक्षण की योजना बनाने और मूल्यांकन के लिए, पोषण सलाह प्रदान करने के साथ साथ एकल आहार के पोषक तत्वों का आकलन करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।